नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन के तमाम विषयों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इतिहास को, और इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास को हम पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास को पढ़ने से पहले हम जानते हैं इतिहास है क्या। तो इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, इति, ह और आस, और जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, मैं हुआ था यह हमें बताता है कि जो समय बीत चुका है, अर्थात जो घटनाएं घट चुकी हैं उसका विवरण इतिहास है। परंतु सारी घटित घटनाएं तो इतिहास में उल्लेखित नहीं होती। तो कौन सी घटनाएं, जिन घटनाओं के द्वारा समाज में या तो कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है या फिर कोई बड़ी समस्या हुई है, उसका विवरण ही इतिहास कहलाता है, या हम कह सकते हैं। बाकी अन्य इतिहासकारों के द्वारा अपने शोध से अन्य परिभाषाएं लिखी गई हैं, तो इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। बाकी अब हम जानते हैं कि इतिहास को पढ़ना क्यों चाहिए या फिर इतिहास क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका सभी विषयों के साथ अपना गहन लगाव है, सभी विषय इससे जुड़े हुए हैं, या फिर यह कहें कि इतिहास से ही सभी विषय निकले हैं। किस प्रकार से? जैसे यह हम कहें कि मानव ने आग जलाना सीखा था, तो उसका अध्ययन किया गया कि किस प्रकार से मानव ने आग जलाना सीखा, और उसका अध्ययन करके ही आज वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े अग्नि यंत्र बना लिए हैं। तो विज्ञान का इतिहास से जुड़ा हो गया। इसी प्रकार हर विषय कहीं न कहीं इतिहास से निकला है। और दूसरा हम बात करें तो ऐतिहासिक घटनाएं जितनी भी होती हैं, उसमें जो अच्छी घटनाएं हैं जिसके द्वारा समाज का विकास हुआ है, उससे हम सीखते हैं कि किस प्रकार की घटनाओं से समाज का विकास हो सकता है। और जिन घटनाओं से अतीत में कोई समस्या उत्पन्न हुई है, उससे हम यह सीख सकते हैं कि ऐसी घटनाएं होने पर यह समस्या आती है, तो उन घटनाओं से या तो दूर रखा जाए देश को, या फिर उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, यह भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो हमें आगे समाज में विकास करने में आसानी होती है, क्योंकि इतिहास के जो अनुभव होते हैं वही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये हुआ इतिहास, और इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब हम जानते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। तो भारतीय इतिहास एक बहुत विस्तृत विषय है, और इसको इतनी आसानी से पढ़ना बहुत सरल नहीं है। इसलिए जो इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को अलग अलग कालखंडों में विभक्त किया है। जो परिवर्तन होते गए उनके अनुसार अलग अलग कालखंडों में विभक्त किया, ताकि हमें पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो अब देखते हैं इतिहास को कैसे वर्गीकृत किया गया है। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण हम देखते हैं, तो उसमें तीन कालखंडों में प्रमुख रूप से भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग और इतिहास, यह दो शब्दों से बना है। तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से पहले का काल। इतिहास से पहले का मतलब कि जब लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लोग लिखना नहीं जानते थे, लिपि का ज्ञान नहीं था, और मानव में बहुत अच्छा विकास नहीं हुआ था, सभ्य मानव तक नहीं बन पाया था, चीजों को, प्रक्रियाओं को मानव सीख रहा था। तो वह प्रागैतिहासिक काल है। साथ ही इसे प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रस्तर युग से मतलब है पाषाण काल। इसमें जो मानव था वह अपने जो हथियार थे वह पत्थरों के ही प्रयोग करता था, और अन्य चीजों के लिए भी, अन्य कार्यों के लिए भी पत्थरों का प्रयोग करता था। तो इसे प्रस्तर युग भी कहा जाता है। उसके बाद समाज में कुछ परिवर्तन देखने को मिला, कुछ विकास देखने को मिला। तो उसके बाद का जो विकास देखते हुए इतिहासकारों ने दूसरे काल को आद्य काल के रूप में या फिर आद्य इतिहास के रूप में विभाजित किया। तो आद्य इतिहास क्या है? आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत मानव ने काफी विकास कर लिया था, मानव सभ्य हो चुका था, और मानव ने समाज में रहना सीख लिया था, एक सामाजिक वातावरण बनाना मानव ने शुरू कर लिया था। तो यह आद्य ऐतिहासिक। उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक से ऐतिहासिक कैसे किया गया? मानव ने समाज में रहना प्रारंभ किया, विकास मानव का प्रारंभ हुआ। तो एक समय ऐसा आया कि लोहे के अत्यधिक प्रयोग से मानव का काफी जल्दी, काफी कम समय में बहुत विकास देखने को मिला। तो वह जो समय था, वहां से इतिहासकारों ने उसे ऐतिहासिक युग का नाम दे दिया, या फिर ऐतिहासिक काल का नाम दे दिया। अब इन तीन कालखंडों को भी अलग अलग समय के अनुसार विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से समय के अनुसार उनको विभाजित किया गया है।
तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल, फिर आता है मध्यपाषाण काल और फिर आता है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय क्या था? पुरापाषाण काल का समय था अज्ञात काल से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। अज्ञात काल से मतलब उस समय का हमें ज्ञात नहीं है जब पुरापाषाण काल प्रारंभ हुआ था, वह बहुत समय पहले प्रारंभ हुआ था। लेकिन कब तक है? तो यह परिवर्तन की दृष्टि को देखते हुए इतिहासकारों ने 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय पुरापाषाण काल में रखा है। उसके बाद मध्यपाषाण काल जो 10,000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है और 4,000 ईस्वी पूर्व तक रहता है। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है कि जो हमारी ईस्वी प्रारंभ हुई थी उससे पहले का समय, कितने समय पहले? तो ईस्वी से 10,000 वर्ष पहले से लेकर के ईस्वी से 4,000 वर्ष पहले तक का जो समय था वो मध्यपाषाण काल का था। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में हम देखते हैं इसका समय है 4,000 ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व तक। इस प्रकार से जो प्राग ऐतिहासिक काल का समय है वह है अज्ञात काल से 2,500 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद मानव विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, तो उसे अलग श्रेणी में इतिहासकारों ने रखा आद्य ऐतिहासिक में। आद्य ऐतिहासिक को भी 2 भागों में विभाजित किया। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा है वैदिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय है वह है 2,500 ईस्वी पूर्व से 1,500 ईस्वी पूर्व तक। परंतु इसमें इतिहासकार अपने शोधों से अलग अलग समय भी देते हैं। कुछ इतिहासकार इसमें 3,000 ईस्वी पूर्व से 1,500 ईस्वी पूर्व तक का समय देते हैं और कुछ इतिहासकार इसे 2,300 ईस्वी पूर्व से 1,750 ईस्वी पूर्व तक का भी समय देते हैं। लेकिन ज्यादा मान्यता 2,500 ईस्वी पूर्व से 1,500 ईस्वी पूर्व तक की ही रखी गई है सिंधु घाटी की सभ्यता का समय जो है। फिर वैदिक काल। वैदिक काल में भी यह देखा गया कि आधे वैदिक काल तक कुछ अलग प्रकार से समाज चलता था, आधे वैदिक काल के बाद समाज में कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो वैदिक काल को भी इस हिसाब से 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस प्रकार ऋग वैदिक काल का जो समय है वह है 1,500 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक का, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह है 1,000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का। तो इस तरह जो आद्य ऐतिहासिक काल का समय है वह है 2,500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। फिर बात आती है ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का जो समय है वह है 600 ईस्वी पूर्व से 8वीं शताब्दी तक, लगभग हर्ष के काल तक यह माना जाता है। और वैसे देखें तो 700 कुछ ईस्वी तक यह देखा जाता है, जिसको प्राचीन इतिहास में इतिहासकारों ने रखा है। प्राचीन भारत में 600 ईस्वी पूर्व से 8वीं शताब्दी। उसके बाद मध्यकालीन भारत आता है। मध्यकालीन भारत के कहते ही हमें यह दिमाग में आता है कि यह काल जो है 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का है। क्यों? क्योंकि मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं कि उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आता है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का संयुक्त रूप से जो समय है वह मध्यकालीन भारत कहलाता है। लेकिन वह समय शुरू प्रारंभ कब से होता है? 12वीं शताब्दी से। यदि ऐसा किया जाए तो इनमें काफी अंतर रहता है, क्योंकि प्राचीन भारत 8वीं शताब्दी तक ही है और मध्यकालीन भारत 12वीं शताब्दी से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो बीच में 400 सालों का अंतर देखने को मिलता है। इसलिए इतिहासकारों ने यह किया कि मध्यकालीन भारत को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो समय था उसे उन्होंने पूर्व मध्यकाल कह दिया। और इस पूर्व मध्यकाल में हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल के अंत में मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए थे, और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद ही मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको उसने यहाँ साम्राज्य दे दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जहाँ से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होता है। तो वहां से जो काल प्रारंभ हुआ उसे उत्तर मध्यकाल में रख दिया गया, और उत्तर मध्यकाल का समय हो गया 1200 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक, जब तक कि लगभग मुगल काल अपने पतन की ओर जा रहा था। तो यह हो गया मध्यकालीन भारत। उसके बाद आधुनिक भारत की बात आती है। तो आधुनिक भारत को कब से प्रारंभ किया गया? तो भारत में अंग्रेज आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ चल रही थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ उपनिवेश बनाने प्रारंभ कर दिए थे। तो जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेश प्रारंभ हुए वहां से जो काल था उसे आधुनिक काल कह दिया गया। लगभग 1707 से मैंने माना जाता है, या फिर 1750 से भी कई इतिहासकार इसे रखते हैं। और कब तक आधुनिक काल को रखा जाए, इस बात को यदि देखें तो कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो भारत की आजादी तक 1947 तक आधुनिक काल कहते हैं, और कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो आधुनिक काल को 1963-64 तक भी रखते हैं, क्योंकि तब तक यहाँ विदेशी रहे थे, पुर्तगाली अंत तक रहे थे, 63 तक। तो इस प्रकार से आधुनिक काल को भी विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार जो भारतीय इतिहास है उसको पढ़ने की सुविधा या समझने की सुविधा के अनुसार इतिहासकारों ने अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया, जिसका अध्ययन आज हमने किया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, और अगली जो क्लास होगी उसमें हम इतिहास की कुछ नई जानकारी के साथ आपके सम्मुख आएंगे। तब तक धन्यवाद।